हाँ जी, गुड इवनिंग नर्सिंग ऑफिसर। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस के अंदर भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नर्सिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी बच्चे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन है सारी चीजें टाइम टू टाइम मिल जाएंगी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई। देखो, आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप सभी को पता है भाई, पंजाब में अभी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। पंजाब क्या भाई, हरियाणा के अंदर भी अभी काफी ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर बाढ़ आ चुकी है। और ये जो कंडीशन है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है अभी इंडिया के अंदर, क्योंकि देखो अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग इलाकों के अंदर ये अलग अलग कंडीशंस जो हैं बहुत ज्यादा आपके एग्जाम को भी, आपको भी, आपका मेंटल लेवल भी, ठीक है, सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। मनी के साथ साथ में फिजिकल मेंटल लॉस भी हो रहा है। तो इसीलिए अभी जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं भाई, जिनको अभी डीएचएस का एग्जाम देना है, ओनली 1500 रुपए फीस कर दी गई है उन बच्चों के लिए, ठीक है। कंप्लीट बैच की, डीएचएस के कंप्लीट बैच की, चाहे स्टाफ नर्स का बैच लें आप, चाहे एमपीएचडब्ल्यू मेल और फीमेल का बैच लें, ठीक है ना। आपको हमारी तरफ से जो ऑफर प्राइस है वो ओनली 1500 रुपए में आपको कंप्लीट, ये भी नहीं कि आपको, क्योंकि देखो ये एग्जाम में भी डिले होगा काफी, क्योंकि देखो आप लोगों को अभी बाढ़ की सिचुएशन है और अभी तो लगातार ये कंडीशन चल ही रही है। डेली नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, डेली नई नई जगह पे और ज्यादा जो आपके विलेजेस हैं वो और ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक ये चीजें सबसाइड नहीं हो जाती, टिल दैट आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ये नहीं है भाई आपको कि कोई 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, है ना, अपना कोई 50-60 दिन का कोई बैच नहीं है ये। इसमें आपको पूरी 3 महीने की वैलिडिटी हम लोग दे रहे हैं। 3 मंथ्स की वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी इस बैच के अंदर, ताकि आप थोड़ा सा भी इनसिक्योर ना हो, क्योंकि एग्जाम अगर 2 महीने से डिले हो जाता है तो आप लोगों को कोई भी लॉस ना हो, आप इसी फीस के अंदर अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाए और अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर पाए। जो भी आपकी नीडेड हेल्प रहेगी वो करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी बच्चा है जो डायरेक्ट फ्लड के कांटेक्ट में आया है, जिसका बहुत ज्यादा क्या है भाई, किसी टाइप का इकोनॉमिकल लॉस हुआ है, तो आप ये कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा। वो बच्चा खुद डायरेक्टली बात करके जो भी हमारे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी उसकी हेल्प हो पाएगी वी विल डू दैट, ठीक है। अभी काफी सारे बच्चों ने इस चीज का बेनिफिट भी लिया है और भाई मैं तो यही प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये कंडीशन रिजोल्व हो जाए, ताकि आप लोग वापस से पहले वाली फॉर्म में आ जाए। तो उसी के साथ में पहला क्वेश्चन है आप सभी के साथ में, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्सिंग ऑफिसर सी फर्स्ट। बताइएगा, रिपोर्ट देखने के बाद, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट, आप सबसे पहले एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको कौन से पेशेंट को सबसे पहले देखना चाहिए। बताइएगा भाई, आपको सबसे पहले कौन से पेशेंट को देखना चाहिए। आप अगर रिपोर्ट, आपने अभी अभी रिपोर्ट रिसीव की है, तो कौन से पेशेंट को सबसे पहले देखेंगे। पहला है ए पेशेंट जिसके अंदर अभी सिकल सेल क्राइसिस हुआ है विद एन आईवी इनफिल्ट्रेटेड। उसका क्या हो गया भाई, आईवी जो फ्लूइड चल रहा था वो इनफिल्ट्रेट हो गया है। अगला है भाई एक पेशेंट है ल्यूकीमिया का, जिसको 1/2 यूनिट ऑफ पैक्ड सेल्स क्या हो गई है भाई रिसीव, जिसने अभी अभी ल्यूकीमिया के पेशेंट ने अभी अभी क्या किया है, पैक्ड सेल रिसीव की है। अगला है एक पेशेंट है जिसकी ब्रोंकोस्कोपी होनी है। नेक्स्ट एक पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है कि उसकी कोलोस्टमी बैग जो है दैट इज लीकिंग, उसका जो कोलोस्टमी बैग है वो लीक हो रहा है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। तो मैम आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट, रिपोर्ट रिसीव करने के बाद में पेशेंट जो है, आप कौन से पेशेंट को सबसे पहले देखेंगे। तो मैम सबसे पहले हम देखेंगे सिकल सेल क्राइसिस वाले पेशेंट को। देखो ब्रोंकोस्कोपी शेड्यूल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी अगर कोलोस्टमी बैग लीक हो रहा है तो, ठीक है ना, जस्ट अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ल्यूकीमिया है जिसने अभी अभी 1/2 यूनिट
पीआरबीसी उसको क्या की गई है भाई, इन्फ्यूज की है। तो ये भी नॉर्मल है, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन यहां पे पेशेंट किसका है, सिकल सेल एनीमिया का है, और ऑलरेडी उसकी जो साइट है उस पे क्या हो गया है मैम, दैट इज इनफिल्ट्रेटेड। जो क्या हो गई है, इनफिल्ट्रेटेड हो गई है। इसको बोलते हैं हम सिकल सेल क्राइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं जी। तो मैम सिकल सेल क्राइसिस एक कॉम्प्लिकेशन है जो किन बच्चों के अंदर देखने को मिलती है मैम, ये जेनेटिकली एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, सिकलिंग हो जाती है आरबीसी की। किसकी वजह से मैम, आपका जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कुछ प्यूरिन बेस चेंजेस आने के कारण, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, पेशेंट के अंदर सिकलिंग देखने को मिलती है। तो पेशेंट के अंदर वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अगला है भाई, नर्सिंग ऑफिसर मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इज। मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम कौन सा है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में, मोस्ट एक्यूरेट। अगर आपसे मोस्ट एक्यूरेट पूछ लिया जाए तो वो होगा वेंचुरी मास्क, ठीक है ना। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मैम अब आ गया पार्शियल नॉन रिब्रीदेबल। तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, कहां पे, इमरजेंसी के अंदर। अगर क्लिनिकल इमरजेंसी सेटिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओनली हमारा सिंपल फेस मास्क है जो हमारे पास अवेलेबल रहता है। आप इमरजेंसी में जाइएगा, वहां पे कहीं पे आपको वेंचुरी मास्क नहीं मिलता। आप सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, जब भी ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो सिंपल फेस मास्क हमारे पास क्या रहता है भाई, अवेलेबल रहता है ना। यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो लोग एंजाइटी वाले होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, एंजाइटी वाले, तो एंजाइटी के मरीज के अंदर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए। अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो उसके अंदर भाई देखो, अगर उसको हमने मास्क लगा दिया तो मास्क लगाएंगे तो पेशेंट को क्या होगा मैम, इफ यू अप्लाइड मास्क ऑन द पेशेंट देन पेशेंट और ज्यादा एंजाइटी में जाएगा, ठीक है ना। पेशेंट को क्या होगी, और ज्यादा एंजाइटी होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, नेजल कैनुला का यूज करेंगे, नेजल कैथेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एंजाइटी के पेशेंट के अंदर किसका यूज करते हैं मैम, नेजल कैनुला का यूज करते हैं, जो सिर्फ दोनों नोस्ट्रिल के अंदर यहाँ पे डले होंगे और यहां से ट्यूबिंग्स जारी होंगी। तो जो क्या करता है भाई, आपको 24 से 44% तक क्या देगा, ऑक्सीजन डिलीवरी करवाएगा, ठीक है ना। तो नेजल प्रोंच भी बोल सकते हो, नेजल कैनुला भी बोल सकते हो, जिसका आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वेंचुरी मास्क फेस जो आपका फिक्स होता है, इसके अंदर मोस्ट एक्यूरेट, अगर ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं आपका सीओपीडी के मरीज के अंदर। किसके अंदर यूज करते हैं भाई, सीओपीडी के मरीज के अंदर यूज करते हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है आपका कलर कोडिंग का। किसका सवाल आएगा, कलर कोडिंग का। तो बताइएगा कि आप कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं वेंचुरी मास्क से। वेंचुरी मास्क से आप कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सीओपीडी के पेशेंट के अंदर, तो मैम 2 लीटर ऑक्सीजन चलती है सीओपीडी के पेशेंट के अंदर, तो वो आप कौन से कलर के मास्क से देते हैं, तो ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क यूज करते हैं। कौन से कलर का भाई, ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क हम लोग यूज करेंगे। अगर आपसे आ जाए व्हाइट, मैं इसकी ट्रिक बता देती हूं आप लोगों को, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ठीक है। तो ये 2 लीटर मैम, ये 4 लीटर, ये 6 लीटर, ये देता है येलो आपका 8 लीटर, फिर रेड है 10 लीटर, और फिर आएगा आपका ग्रीन जो देता है भैया आपको 15% तक, 15 लीटर तक पर मिनट ऑक्सीजन देगा, जो टोटल 60% तक आप बोल सकते हो ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है। तो ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ये है वेंचुरी मास्क से कलर। तो लिख लीजिएगा इसको भाई, मेंशन कर लीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, नोट सेट में आपको हर बार क्वेश्चन आता है
BFUHS ने आपको रेड कलर वाला मास्क दिया था, वेंचुरी मास्क, पूछा गया था कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो मैम 40% तक। अगला है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज IOP, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि बढ़े हुए ICP के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित होती है? ऐसी कौन सी कंडीशन है इनमें से जो कि इंक्रीज IOP के कारण सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी? सो मैम दैट विल बी द ग्लूकोमा। कौन सी कंडीशन होती है भाई? दैट इज द ग्लूकोमा। कौन सी कंडीशन है? ग्लूकोमा। तो मैम ग्लूकोमा की जो कंडीशन होती है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी, क्योंकि IOP हमारे पेशेंट का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो रखा है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से क्या आएगा भाई? पेशेंट को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको बोल देते हैं ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा भी दो टाइप का होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा, काफी बच्चे, आज ही एक बच्चे ने क्लास में भी पूछा था कि मैम, कल पूछा था, सोमा ने पूछा था कि मैम ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, दो टाइप के ग्लूकोमा होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, इसी को बोलते हैं साइलेंट ग्लूकोमा। कौन सा ग्लूकोमा होता है ये? साइलेंट ग्लूकोमा होता है। मैम ये मोस्ट कॉमन टाइप का ग्लूकोमा है। ओपन वाला कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप का ग्लूकोमा है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है भाई? पेशेंट का पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा, और हमें क्या देखने को मिलेगा? मैम टनल विजन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टनल विजन। सिर्फ सेंटर वाला दिखाई देगा, पेरिफेरी वाला दिखाई ही नहीं देता। और एक होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इसी को बोलते हैं ओक्यूलार एमरजेंसी। ये क्या है भाई? ओक्यूलार एमरजेंसी की कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होता है? सडनली इंक्रीज होगा IOP, और इसमें 50 से 70 mmHg तक IOP इंक्रीज हो जाता है पेशेंट का। इसमें पेशेंट को सेंट्रल विजन, C4 क्लोज, और इसमें सेंट्रल विजन ही लॉस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? C4 क्लोज, C4 सेंट्रल विजन लॉस। तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या है भाई? एक सर्जिकल इमरजेंसी है। चलिएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। कटारेक्ट, कटारेक्ट में क्या होता है? क्लाउडीनेस आ जाती है, और यहां से भी क्वेश्चन आया था आपका 250 पोस्ट के अंदर, क्वेश्चन पूछा रख गया था कटारेक्ट का। कटारेक्ट क्या होता है भाई? मोस्ट कॉमन कोज है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज है ब्लाइंडनेस का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द सीजर। सीजर को डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे? सीजर के लिए आप CT स्कैन करते हो, MRI करते हो, EEG करते हो, या फिर एक्सरे करते हो? तो पिछले पेपर में बाबा फरीदकोट ने पूछा था, मसल्स की स्टडी करनी है, ठीक है ना, मसल इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको क्या बोलते हैं? वो था इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब आपको क्या करना है भाई? सीजर डिटेक्ट करना है, तो सीजर के लिए आप करते हो EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, द मेजर गोल फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द 48 आवर्स आफ्टर अ सीवियर बर्न इज टू प्रिवेंट द हाइपोवोलेमिक शॉक। जो मेजर गोल होता है क्लाइंट का ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स, जब भी किसी भी पेशेंट को सीवियर बर्न हुआ होता है तो हमें हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाना है, ठीक है ना। तो आप ये बताइएगा, मोस्ट एडिक्वेट बैलेंस कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड बैलेंस हो गया है? पहला है हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ा हुआ होगा। अगला है यूरिनरी आउटपुट 30 से 50 ml होने वाली है। नेक्स्ट है भाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द फ्लूइड लॉस थ्रू द बर्न स्कार। तो भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पेशेंट की यूरिनरी आउटपुट। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की यूरिनरी आउटपुट। तो हम पेशेंट का क्या करेंगे? यूरिनरी आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे भाई? यूरिनरी आउटपुट चेक करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फ्लूइड रिसक्सिटेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं।
अगला है टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्सिंग ऑफिसर शुड टैप द कैथेटर ऑन पेशेंट। जब पेशेंट आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया हुआ है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया एजिंग की कंडीशन है। क्या होती है भाई? जैसे जैसे हमारी ईएसआईसी 2019 में पूछा गया था, जीएमसीएच में भी आया था ये, एजिंग जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लेंस की इलास्टिसिटी जो है वो लॉस होने लगती है। तो हम क्या करवाते हैं? ऑपरेशन करवाते हैं ना, फिर वो कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया। अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्सिंग ऑफिसर शुड टैप द कैथेटर ऑन पेशेंट। कहां पे टाई करोगे उसको कि पेशेंट यूरिनरी कैथेटर को निकाल ना ले, पुल ना कर ले? तो मैम अपर थाई, लोअर थाई, हाइंड या हिंड थाई या फुट? तो इसके लिए मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला है, ये देख लेना भाई, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे रेगनार की जो आईडी है, मैंने उस पे पूरा यूरिनरी कैथेटराइजेशन का, काउटी से बचाने का एक पूरा वीडियो डाला है। काइंडली आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो मैम अपर थाई, अपर इनर थाई पे हम क्या करते हैं? टैप करते हैं। अगला है भाई 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसका डायग्नोज हुआ है विद एन इन्वॉल्विंग इवॉल्विंग एमआई। ठीक है, एक 55 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट है जिसका डायग्नोज हुआ है किससे? एमआई से। The nursing officer encouraged the patient to be admitted because the greatest risk within 24 hours of sustaining an MI। तो वो घर जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर उसको बोल रहा है कि 24 घंटे तक जो रिस्क रहता है वो ज्यादा होता है किसका? एमआई के पेशेंट के अंदर। मैम वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, या फिर पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर का रिस्क रहता है, या सडन डेथ का रिस्क रहता है। तो भाई एमआई के पेशेंट के अंदर किसका रिस्क होगा? तो मैम वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म तो नहीं होता। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का रिस्क कहां पे होगा? ये क्वेश्चन वैसे तो भाई डिसरिथमिया का केस रहता है, ठीक है ना। जब भी 24 आवर्स होते हैं उस टाइम पे अगर एमआई का अटैक आता है, ठीक है, तो एमआई के विद इन 24 आवर्स डिसरिथमिया और वेंट्रिकुलर अरिथमिया का रिस्क रहता है, ना कि एन्यूरिज्म। ठीक है, या क्या हो सकता है भाई? हाँ, सही सही है, ठीक है ठीक है, डिसरिथमिया या वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो 24 घंटे के अंदर क्या रहता है? वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के चांसेस रहते हैं, या आप बोल सकते हो डिसरिथमिया, और यहां पे सडन डेथ का भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है मैम? कार्डियोजेनिक शोक भी हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद में क्या होता है मैम? उसके बाद में 1 से 3 दिन पे, जब 1 to 3 डेज हो जाएंगे, तो हमें देखने को मिलता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ड्रेसलर सिंड्रोम का। ड्रेसलर सिंड्रोम का सवाल आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, एक नर्सिंग ऑफिसर है, अप्लाई रिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू अ न्यू बोर्न, द एरिया ऑफ द आई इज पोज टू प्लेस इट। तो बताइएगा, जब आप आई ऑइंटमेंट डाल रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो ये बताइएगा कि आप आई ऑइंटमेंट कहां डालेंगे? ऑन द कॉर्निया, कॉर्निया पे डालेंगे। अगला है मैम आईलिड के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट है लोअर आईलिड, लोअर कंजक्टाइवा में, या फिर अपर कंजक्टाइवा में।
तो मैम ये होगा हमारा लोअर कंजक्टाइवा। कहां पे डालेंगे भाई? लोअर कंजक्टाइवा में। अगला है इन नर्सिंग, ए नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर एन अनीमिक पेशेंट। एक अनीमिक पेशेंट की क्या कर रहा है भाई? पेशेंट केयर कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां से पूछा गया है कौन सी फाइंडिंग है जो सजेस्ट करेंगे उसको दैट इट इज एन एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया। एक पेशेंट, एक नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है भाई? केयर कर रहा है अनीमिक पेशेंट की। कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो आप सजेस्ट करनी चाहिए आपको उसको, कि जो ये बता पाए कि ये क्या है? एक एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया है। तो मैम पेशेंट को एक्सर्शनल डिस्निया हो रहा है, पेशेंट को फटीग हो जाता है बहुत जल्दी अगर कोई एक्सर्शन की कंडीशन हो, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है रेस्टिंग फेज में भी। अगला है मैम पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो रहा है। ये पूछा गया है ब्लड लॉस अनीमिया। एक होता है नॉर्मल अनीमिया, ठीक है ना, एक होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और एक है ब्लड लॉस अनीमिया। तो यहां पे आप लोगों को सोच समझ के आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैंने थोड़े टाइम पहले इसका करवाया था जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? एग्जामिनर ने सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट अनीमिया का है और उसमें कौन सी कंडीशन डिटेक्ट देखने को मिलेगी अनीमिक पेशेंट के अंदर। अनीमिक पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन है जो आपको देखने को मिलेगी? तो मैम पेशेंट को क्या होता है? टैकीकार्डिया रहता है भाई, ब्रेडिकार्डिया नहीं रहता। क्या रहता है? टैकीकार्डिया रहता है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी अगर पेशेंट काम कर लेगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया रहेगा, जल्दी फटीग होगा। लेकिन यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड लॉस हुआ है तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। क्या देखने को मिलेगा? पोस्टुरल हाइपोटेंशन। तो मैम एक्सर्शनल डिस्निया, फटीग, ये दोनों तो डाइटरी अनीमिया की वजह से होते हैं। लेकिन अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, अल्सर हुआ है ऑन द लेटरल मैलियोलस मसल, ठीक है। द नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग फॉर द पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू, कि जो पेशेंट का पेन है वो किसकी वजह से है? नर्सिंग ऑफिसर केयर कर रहा था पेशेंट के लिए, अंडरस्टैंड दैट द पेन इज ड्यू टू, जो पेन है वो किसकी वजह से है? अडीमा की वजह से, एक्सुडेट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या इस्टीमिया की वजह से? बताइएगा भाई। पेन होता है अडीमा की वजह से या एक्सुडेट की वजह से या अर्थीमा की वजह से या फिर आपको हो रहा है ये इस्टीमिया की वजह से। तो पेन होता है मैम टिश्यू इस्टीमिया, ऑक्सीजन की सप्लाई ना जाने की वजह से, ठीक है भाई। तो ये थे आज के हमारे सवाल, आई होप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। मिलेंगे कल की क्लास में। तो अगर आपका कोई भी दोस्त है जो कि फ्लड से प्रभावित है या पंजाब के वो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस यू आर नॉट कैपेबल टू पे कंप्लीट फीस, तो आप फटाफट से उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 1499 में आपको कंप्लीट 3 मंथ्स की वैलिडिटी बैच मिल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल। आप लोगों के लिए संडे स्पेशल टेस्ट रखा गया है। आई होप आप टेस्ट को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं कल, क्योंकि कल है BHS का मॉक टेस्ट नंबर 3। थैंक यू सो मच।